कॉस्मिक हीलिंग हमारा जो है वेदों और उपनिषदों से जो हीलिंग पद्धति निकली है उसमें भी हमने इसको जोड़ा है। इसमें हम कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ वो समझेंगे सबसे पहले। क्योंकि शरीर तो ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन्स तो सेल टिश्यू से बने हैं, टिश्यू सेल से बने हैं, लेकिन सेल्स तो तत्वों से बने हैं। तो हम अभी डीएनए क्रोमोसोम उस में नहीं जा रहे हैं, सब मोटे मोटे इंट्रोडक्शन के पार्ट में लेंगे कि सृष्टि का विस्तार कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले हम उसको समझेंगे और उसमें हमारा कनेक्शन क्या है, सृष्टि के विस्तार में हमारी भूमिका क्या है, पहले वो हमको समझ में आना चाहिए, तब हीलिंग समझ में आए। फिर वो सृष्टि के विस्तार के बाद तत्वों की रचना कैसे हुई, तत्वों से पंच तत्व शरीर कैसे बना, पांच प्राणों से पंच ये एनर्जी बॉडी कैसे बनी, और फिर हमारे अन्य शरीर कैसे बने, और फिर इन शरीरों का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर इन सारे शरीरों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एनर्जी बॉडी, इसको हम ऑरा कहते हैं। फिर उस ऑरा के अंदर ही सारी 72 नाड़ियां भी हैं, और उसी में सारे चक्रास भी हैं। तो फिर हम वहां से ही किसी भी समस्या के रूट कॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे कैसे हम लोग ठीक करेंगे, वो हम लोग समझेंगे। तो एक चीज मैं आपको जरूर इस क्लास में बताऊं कि हमारे भारत जो है विश्व का जो जगत गुरु था, उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम थे। अगर आप वेस्टर्न में जाकर देखें तो एक ही एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम, जिसे हम शिक्षा कहते हैं। और उसी से हमारी जितनी मेंटल पावर बढ़ जाती है, जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, जितनी स्किल बढ़ जाती है, उसी को हम लोग, अब उसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीजों की डिग्री तो हमारे पास होती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव हमको नहीं होता है। तो अब तो यूजीसी ने भी एनईपी लागू कर दिया है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसने लागू कर दिया है। उसमें यह है कि आपको जो आप आपके पास जो डिग्री है, वो डिग्री तब तक कंफर्म नहीं मानी जाएगी जब तक उसका प्रैक्टिकल अनुभव आपको नहीं हो। तो आपको उन सारी चीजों का जो है एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी होना जरूरी है। और गवर्नमेंट ने अभी तो यूजीसी ने ये चीज 2-3 साल पहले अडॉप्ट किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2013 और 14 में ही अडॉप्ट कर लिया था। जो हमारी जितनी एटीआईज हैं, जहाँ पर पीसीएस ऑफिसर्स की और पीपीएस ऑफिसर्स की, पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो मेन डीएसपी और एसडीएम और इस लेवल के होते हैं, और आईएएस की ट्रेनिंग एलबीएस में होती है, मसूरी में। तो वहां पर एक कोर्स चलाया जाता है, एक्सपीरियंस लर्निंग टूल्स, ईएलटी। तो इससे पहले ही वो कोर्स वहां पर चलाया जाता था डीटीएस डीओटी एमओटी के फॉर्म में, जब चलाया जाता था। तो ये जो कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स लंदन का डिजाइन किया हुआ कोर्स, जो एलबीएस में भी पढ़ाया जाता है, सारे एटीआईज में पढ़ाया जाता है, सारे पीसीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन उसमें भी डायरेक्ट ट्रेनिंग स्किल्स का मतलब ये हुआ कि सिर्फ उसमें उनको लेक्चर देना सिखाया जाता था, कोचिंग देना सिखाया जाता था, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, ये 4 डायरेक्ट स्किल्स उनको सिखाई जाती थी। डीओटी के माध्यम से उनको किसी भी ट्रेनिंग को डिजाइन कैसे करना है, डिजाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग। एमओटी के माध्यम से मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग। और जो है किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, उसकी नीड एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उसकी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का भी कोर्स वो कराते थे। लेकिन चूंकि ये सारे कोर्सेस हमने भी किए हैं, मुझे वहाँ के एटीआईज की डायरेक्टर्स बुलाते थे कि आप जरूर आइए, मैं वहाँ क्लास लेने भी हीलिंग की जाता था, पीसीएस ऑफिसर्स की। तो उसमें जो है 2013 में मैंने कोलकाता एटीआईज में एक कोर्स किया था जाकर के, जिसको ईएलटी कहा गया था। ईएलटी माने वो कोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया कि ये सारी चीजें ठीक है, हम सैद्धांतिक लोगों को बता रहे हैं, लेकिन उनको उसका व्यवहारिक पता नहीं है। तो उसका एक्सपीरियंस लर्निंग टूल्स का उन्होंने उपयोग किया था कि किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको होना बहुत जरूरी है। तो इस दृष्टि से
वो कोर्स डिजाइन किया गया, तो उस कोर्स को मैंने भी किया। और आपको मैं आश्चर्यजनक बात ये बताऊं कि ये जो टूल्स मैंने सीखे अभी तक, या जितने भी सिखाए जा रहे हैं एटीआईज में, एलबीएस में, ये हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में किसी न किसी रूप में ये हजारों वर्षों से चल रहे हैं। ये जान करके आपको अलग से लगेगा, हजारों वर्षों से चल रहे हैं। और जैसे कि अभी आप देखिए जितने कर्मकांड हैं, तो कर्मकांड क्या है? एक्सपीरियंस लर्निंग टूल्स ही तो है। बस हम लोग उसको उस ढंग से करते नहीं है, हम लोग उसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में कर देते हैं। जितनी भी पूजा पद्धति हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उसमें भी एक्सपीरियंस लर्निंग टूल्स का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग उसको सुपरफिशियल लेवल पर करते हैं, इसलिए उसका आउटपुट उनको ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो ये जो हीलिंग है, ये हीलिंग का जो इतिहास क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ये अभी से हीलिंग नहीं चल रही। हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, एक यूनिवर्सल गुण है हमारे अंदर, ऑटोमेटिकली। ऋषियों ने जिस भी विधा को दिया है, मैं आपको ऋग्वेद और तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण थोड़ा देते हुए मैं हीलिंग का परिचय दूंगा कि हीलिंग आया कहां से है। सबसे पहले हीलिंग का जिक्र किस टेक्स्ट में किया गया है और किसने किया गया है, और फादर ऑफ हीलिंग एक्चुअली हैं कौन। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब एक बार हो जाती है, तब हमको समझ में आता है कि वास्तव में हम जो सीखने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और हम कोई नई चीज नहीं सीखने जा रहे। नई चीज का मतलब है हम कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं सीखने जा रहे हैं। जैसे स्कूल में पहाड़ा रटते हैं तब हमको पहाड़ आता है, और उसमें हम वो चीजें सीखने जा रहे हैं जिसमें जो ऑलरेडी यूनिवर्स उसको फॉलो कर रहा है, और यूनिवर्स के हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, और हमारे अंदर भी वो प्रोसेस चल रहा है। आपने सुना होगा, एक उपनिषद का वाक्य है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। यानी जो कुछ इस पिंड में है वो सब कुछ विस्तार रूप में ब्रह्मांड में है, और जो कुछ भी ब्रह्मांड में है टोटल, वो सब कुछ हमारे अंदर जो है इनबिल्ट है बीज रूप में। तो हमारा और यूनिवर्स का आपस में एक कनेक्शन है। तो हम अपने उस सोर्स टर्मिनल के साथ अपने इंडिविजुअल टर्मिनल के साथ जब कनेक्ट होते हैं, तो यूनिवर्सल पावर हमको मिलना शुरू हो जाती है। और ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, दिस इज साइंस। हर दिन हम इसे अनुभव करते हैं, लेकिन चूंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो हमको लगता है कोई बहुत बड़ी चीज है, या ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अक्सर जो मेरे अगर आप पॉडकास्ट को देखिए, चाहे हीलिंग से संबंधित हो, चाहे मैं स्पिरिचुअल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के नाम से जो चैनल है, उसमें मैंने इसको विस्तार पूर्वक एक एक एपिसोड, छोटे छोटे एपिसोड में समझाया है, ताकि उसका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए। तो ये एक नैसर्गिक प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। और जो हम हीलिंग में जो नियम यूज करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप एक बिल्कुल मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आपने देखा होगा कहीं हल्का सा कहीं कट हो जाए और आप कोई मेडिसिन यूज ना करें, तो क्या होता है? कुछ समय के बाद में वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है हिलअप हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये कैसे हिलअप हो जाता है? क्योंकि एक वाइटल केमिकल प्रोसेस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली चल रही है। और सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं चल रही है, पूरे यूनिवर्स में चल रही है, पूरे नेचर में चल रही है, जिसको हम नेचर कह सकते हैं। अभी आपने देखा कहीं आप कोई पेड़ होता है, उस पर हल्का सा कट लगता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद फिर से वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। कोई ठीक एनिमल्स के साथ है। तो ये जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक क्वालिटी है कि वो जो है स्व ही अपने आप को हील करने की, स्वस्थ रखने की क्षमता रखते हैं। तो फिर बीमारी क्यों आती है? बीमारी इसलिए आती है कि जो ऑटोमेटिकली जो हीलिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी की, कहीं ना कहीं या तो वो रुक जाती है या वो वीक हो जाती है, जिसके कारण अनफेवरेबल एनर्जी जो हमारे सिस्टम के अंदर इंटर कर जाती है, जो हमारे जो नॉर्मल फंक्शन जो हमारी बॉडी में चल रहा है वो ना चल करके उसमें किसी न किसी प्रकार की या तो रुकावट आ जाती है,
ये बाधा आ जाती है तो हमारे ऑर्गन, हमारे सिस्टम, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू वो प्रॉपर वर्क कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो उसी यूनिवर्सल सिद्धांत का उपयोग करके, हम उसी पावर का इस्तेमाल करके हम व्यक्ति के अंदर जो हीलिंग जो प्रोसेस है उसी को फिर से नॉर्मलाइज करते हैं। तो उस हीलिंग में जो बाधा आ रही है उस बाधा को निकाल देंगे सिस्टम से, और जो जो है जो जो पावर उनको चाहिए उस हीलिंग को मेंटेन रखने के लिए, वो पावर हम बाहर से भेज देंगे। तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी खुद हील करना शुरू कर देगी। सबसे पहले तो आपको एक चीज ये समझ लेना है कि किसी भी प्रकार का रोग क्यों न हो, हमारी ही बॉडी खुद हील करने की क्षमता रखती है। और हम हीलिंग में कोई चमत्कार करने नहीं जा रहे हैं, चमत्कार दुनिया को लगेगा। हम बॉडी को इस लेवल पर स्टेब्लिश करेंगे, इस लेवल पर स्ट्रांग करेंगे, इस लेवल पर उनको लेके आएंगे कि वो अपनी बॉडी फिर से हील करने की प्रोसेस शुरू कर दे। इसके लिए हम हीलिंग टेक्निक यूज करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला सुधरे नहीं और हम जब तक हीलिंग कर रहे हैं तब तक तो वो ठीक है, और जब उसकी हीलिंग रुक जाए तो फिर से वो प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, हीलिंग का टेक्निक ही यही है कि हम बॉडी को अपनी टेक्निक के द्वारा उस बॉडी को खुद हील करने की कैपेसिटी तक लेकर के आते हैं। यही आपको, हमको सबको सीखना है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करने जाते हैं। अब दूसरी चीज है, चिकित्सा की बात है। क्योंकि हम लोग ये पहले दो क्लासेस में हम लोग कुछ ऐसे ही बात करेंगे, तो कल भी हम लोग शाम को ही क्लास करेंगे, है ना। कल दिन की क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तब हम लोग सुबह वाली क्लास को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ लोगों की मान लीजिए क्लास सुबह की अपने टाइम पीरियड के हिसाब से कहीं कुछ मान लीजिए नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या कहीं कुछ हो रहे हैं, तो मैं इस पूरे कोर्स को जो है वो भी कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। और कोई चीज़ यदि आपकी छूट रही है या आपको लगता है एक बार बोला गया है वो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप दोबारा इससे प्ले करके जो है आप देख सकते हैं और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है। इसलिए मैं आज थोड़ा सा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो सीखने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, एक्चुअली वो चीज़ है क्या। तो हम कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है, हम यूनिवर्सल चीज सीखने जा रहे हैं। नेचर में जो ऑलरेडी जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसके माध्यम से सीखने जा रहे हैं। और ये सारे लॉज वेदों में दिए हुए हैं। किस वेद में क्या दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। मैं क्यों ये चाहता हूं कि हीलिंग का जो मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, और जो उसकी मूल अवधारणा है, वो जरूर समाज के सामने आनी चाहिए, ताकि वो पता चलना चाहिए कि जो हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे वो किस लेवल पर जाकर के उन्होंने काम किया था, तभी हमको चीजें समझ में आएंगी। तो अब जैसे चिकित्सा है, तो WHO क्या कहता है, चिकित्सक हेल्थ की जो परिभाषा देता है, हम आखिर हेल्थ के लिए काम करने जा रहे हैं ना। तो किस किस प्रकार की हम हेल्थ ठीक कर सकते हैं इसके माध्यम से, इस पर अब हम WHO के परिभाषा से शुरू करते हैं। WHO क्या कहता है, कोई बता सकता है कि डिफिनीशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या जो है परिभाषा दी गई है? एनीवन? ठीक है, मैं इस बारे में बात करता हूँ कि WHO कहता है कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, इमोशनली और सोशली हेल्दी, स्पिरिचुअली हेल्दी है, तो ही वो हेल्दी है। तो पहले उन्होंने तीन पैरामीटर यूज किए थे, फिजिकल, मेंटल और सोशल। अब उन्होंने इमोशनल और स्पिरिचुअल पैरामीटर भी उसमें जोड़ दिए हैं। तो किसी भी व्यक्ति के हेल्थ जो है का जो मानक है, सिर्फ फिजिकली हम मोटे ताजे दिख रहे हैं तो हम हेल्दी हैं, तो वो जरूरी नहीं कि वो हम सही हो। यदि हम फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, इमोशनली हेल्दी हैं और स्पिरिचुअली हेल्दी हैं, सोशली हेल्दी हैं, तो हम, दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, यदि हमारी एनर्जी भी लेवल पर हम स्वस्थ हैं, तो एक्चुअली हम स्वस्थ हैं। तो जो हीलिंग के माध्यम से
ये पांचों प्रकार के जो पैरामीटर है, बल्कि विद एनर्जी, ये सारे पैरामीटर जो है, हम इस पर काम करने वाले हैं। यानी हम इमोशनल हेल्थ पर, अगर कोई किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब मिल गई तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो है कोई लाइफ में सक्सेस की प्रॉब्लम है, तो ये सारे जो है, एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम है, फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम है, ये सारे लेवल की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डील कर लेंगे। तो अभी आप कुछ समय के बाद आपको समझ में आ जाएगा, हीलिंग जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये सिर्फ जुकाम बुखार उतारने की जो है प्रोसेस नहीं है, बल्कि जीवन में जो भी हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक जो कंपोनेंट्स हैं, और जो भी पैरामीटर्स हैं, उस पर भी ये हीलिंग हमें हेल्प करने वाली है। क्योंकि आजकल समस्या क्या है, फिजिकल हेल्थ की भी है, इमोशनल हेल्थ की भी है, मेंटल हेल्थ की भी, स्पिरिचुअल हेल्थ की भी है, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी है। दूसरा, लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो हम इससे भी डील कर सकते हैं। जॉब प्रॉब्लम भी है, जॉब हो गई तो ग्रोथ नहीं हो रही उसमें। दूसरा जो है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आप कॉस्मिक हीलिंग के माध्यम से डील कर सकते हैं। इसलिए मैंने, चूंकि इस फील्ड में मैं 25 साल से हूँ, 1999 से मैंने इसको जो है सीखा, और 2006 और 7 से इसको मैंने सिखाना शुरू किया, जब मैंने इसके सारे लेबल्स पूरा किया। लेकिन हमने शुरुआत की थी प्राणिक हीलिंग यात्रा से। मैंने एक्यूप्रेशर भी सीखा था, एक्यूपंचर भी सीखा था, रेकी भी सीखी थी। लेकिन उसको मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि रेकी में सिर्फ एनर्जाइजिंग प्रोसेस था, सिंबल यूज करते थे, उससे वो रेडिकल इफेक्ट्स भी आते थे। जबकि बहुत सारे लोग अभी भी उसको कर रहे हैं, लेकिन उसको मैंने नहीं किया। एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर को भी मैंने सीख करके इसलिए उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, उसमें सीख आगे मैंने नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसमें लोगों को टच करना पड़ता था। और आपको पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट बहती है। जब आप किसी को टच करते हैं, तो हर किसी को तो आप नहीं टच कर सकते। जब आप किसी को टच करते हैं तो उनकी जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर ही इम्पैक्ट करती है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो एक्यूप्रेशर टीचर हैं, थेरेपिस्ट हैं, लेकिन जो है उनके अंदर भी वो कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो साइड इफेक्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम किसी को टच करते हैं। तो हम हर किसी को तो नहीं टच कर सकते, किसी किसी को तो टच करने से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर हम दिन में 10 बार 20 बार किसी को टच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी एनर्जी भी उससे इफेक्टेड होती है। तो आप इस थेरेपी में किसी को टच नहीं करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, इस थेरेपी में जैसे कि चिकित्सा होता क्या है, आपने देखा होगा कि किसी को यदि डायबिटीज है, और किसी को यदि ब्लड प्रेशर है, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको दवा लिख देते हैं, और वो कहते हैं अब ये आपको हमेशा खाना पड़ेगा। तो मैंने फिर इसके ऊपर, मैं जब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की जब क्लास लेने के लिए जाता हूँ हीलिंग के लिए, तो उनको तो सब कुछ आता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, डिसीज एंड डायग्नोसिस, मेडिसिन, सब कुछ आता है। तो हमारी क्यों सुनने जाएंगे? फिर उनको मैं सबसे पहले एक ही चीज बोलता हूँ कि आपसे मैं बात करूं और आपके साथ क्लास को स्टार्ट करूं, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि गूगल में जा करके देखिए सिंबल ऑफ मेडिसिन क्या है, सिंबल ऑफ मेडिसिन क्या है, या सिंबल ऑफ मेडिकल डालिए। तो सारे डॉक्टर्स डालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लॉजिक तो उनका स्ट्रांग रहता ही है। तो जब वो डालते हैं तो उसमें एक सिंबल आता है। मैं पूछता हूँ सिंबल का मीनिंग क्या है, वो बता दीजिए, ताकि मैं अपनी क्लास शुरू करूँ। क्योंकि जब आपका सिंबल है तो जाहिर सी बात है। तो 90% से ज्यादा, या मैं कहूँ कि 98% से ज्यादा डॉक्टर्स ने आज तक कभी मुझे उस सिंबल का मीनिंग नहीं समझाया। जो है मुझे वो चीज समझ में उनके द्वारा नहीं आई। तो फिर मैं उनको सबसे पहले उस सिंबल को समझाता हूँ कि वो सिंबल है क्या, और इसे कब अडॉप्ट किया था। वो हजारों वर्ष पुराना हमारे सिंबल है, और उसकी मीनिंग ये। तो आपने देखा होगा कि एक सिंबल है,
और उसमें जो है ये दो सांप जैसे बने हुए हैं। आपने कभी देखा है इस तरह का? मैं देखता हूँ, अगर मेरे इसमें पड़ा होगा तो मैं आपको एक बार इसको दिखाता हूँ। तो शायद आपको उससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा उन चीज़ों को समझने के लिए। फोल्डर में, अच्छा। हाँ, अभी वो थोड़ा सा सिंबल, 1 मिनट में आपको निकाल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सिंबल आपको भी अ, समझ में आना चाहिए। सिंबल ऑफ मेडिसिन मैंने सेव करके रखा था, लेकिन वो बस 1 मिनट आप। हाँ, मैं एक फिगर शेयर कर रहा हूँ। उस उससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो जरूर आप मुझे बताएंगे। जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है? जी सर। जी। ये एक सिंबल दिख रहा है जो दो सांप की तरह से दिख रहा है ऐसा। और बीच में एक दंड जैसा है, पाइप जैसा जी। है। और वहां पर एक जी। बॉल जैसा है। और दो तरफ विंग्स हैं। तो ये जी सर। दोनों क्या है? ईड़ा और पिंगला है, नाड़ी। जो बीच में जो दंड जैसा है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। और जो बॉल जैसा दिख रहा है, ये बॉल जो है पीनियल ग्लैंड है। और जो विंग्स जैसे दो दिख रहे हैं, ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, दिख गई। और इसको मैंने जब गूगल से भी देखा, आप अभी देखेंगे तो सिंबल ऑफ मेडिसिन या सिंबल ऑफ मेडिकल डालेंगे तो यही फिगर आने वाला है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जब उनको कहा कि जब फिजिकल बॉडी को डिसेक्शन करते हैं तो हम कितने जो है क्या एक भी नाड़ी देख सकते हैं, एक भी चक्र देख सकते हैं? तो फिजिकल बॉडी को डिसेक्शन करने से आपको कोई नाड़ी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है ये सिंबल फिजिकल बॉडी से तो नहीं लिया गया है। तो ये जिस बॉडी से लिया गया है, फिर उसका मतलब उसका चिकित्सा में कोई ना कोई रोल भी होगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में जो दिया हुआ है कि 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ीज। और हमारे शरीर में कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, कि कुछ 11 कहते हैं, कुछ 24 कहते हैं, कुछ अलग अलग जो मान्यताओं में चक्रास का, जिनके ट्रेडिशन में जितने चक्रास है, जैसे रामचरितमानस काल में जो है, रामायण काल में 5 चक्रा सिस्टम था।
वहां पर 5 बॉडी का ही जिक्र पहले किया गया था। और 5 तत्व का वो भोजन करते थे, 5 बॉडी की एक्सरसाइज करते थे, इसलिए वहां के जो लोगों का व्यक्तित्व तो इतना खिला रहता था कि उनके अंदर 5 प्रकार की क्वालिटीज अलग से बनी रहती थी। इसीलिए वो राम राज्य जैसी स्थिति आ गई थी। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो 5 चक्रा सिस्टम क्या था, 5 चक्रा सिस्टम भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम जो है 11 चक्रा सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं। और 7 चक्रा क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा परिचय लेंगे, लेकिन वो विस्तार हमारा इसमें जैसे प्राणिक हीलिंग में 11 चक्रा सिस्टम चलता है, हम इसमें एक चक्र और ले रहे हैं जिसमें प्रारब्ध चक्र है। कई बार हम हीलिंग करते हैं तब भी आदमी ठीक नहीं होता, तो उसका हमें प्रारब्ध भी चेक करना पड़ता है। तो प्रारब्ध चेक करने के लिए भी उसमें एक चक्र है। तो ये सारे चीजों को मैं क्यों आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर हो जाए। तो जब मैंने उनको बताया कि ये सिंबल जो है फिजिकल बॉडी का नहीं है, और नाड़ी जिस बॉडी में होती है, चक्रा जिस बॉडी में होती है, वो उस बॉडी को उन्होंने चिकित्सा का मेन आधार माना है। जब तक उस बॉडी की आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक आप परमानेंट ठीक हो ही नहीं सकते। तो कई बार उन लोगों को समझ में नहीं आता है कैसी बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस तो इतना इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन मैं धैर्यपूर्वक फिर उनके साथ आगे बात करता हूँ तो उनको रियलाइज हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो जो फिर मैं उनको बताता हूँ कि ये जो सिंबल लिया गया है, ये हमारे शरीर के एनर्जी बॉडी से, जिसको हम ऑरा कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं या बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं, उससे लिया गया है। और हमारे शरीर में जो कुछ भी मेटलाइज होता है वो पहले एनर्जी फॉर्म में मेटलाइज होता है। और आपको भी पता है, ये जो सृष्टि का जो विस्तार हुआ है, तो सृष्टि में चीजें पहले एनर्जी फॉर्म में क्रिएट हुई हैं, वही एनर्जी जो है मेटलाइज हो गई है फिजिकल फॉर्म में। तो जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं है, चेतन का फिजिकल फॉर्म ही जड़ है। और फिर ये जड़ और चेतन आपस में मिल करके, एनर्जी और पदार्थ आपस में मिल करके काम करते हैं, एनर्जी विद मैटर कर हो के फॉर्म में काम करते हैं। तो जो हम दिख रहे हैं, हम जड़ रूप में दिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा सिस्टम जो चल रहा है, जो हलचल चल रही है, जो एक्टिविटीज चल रही है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है। और वही मूल सिस्टम है, उसके अंदर जब जैसा चेंज आएगा वैसा हमारी फिजिकल बॉडी में चेंज आता है। तो ये जो फिजिकल बॉडी हमारी है, इसका काम सिर्फ एक है, वो चीजों को अभिव्यक्त करना, रिफ्लेक्ट करना, यानी व्यक्त करना। दूसरे शब्दों में, कि जैसे हमें फीवर होता है, तो फीवर हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, फीवर हमारे इंटरनल बॉडी में होता है। किसी भी कारण से फीवर हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट फिजिकल बॉडी पे क्या आता है कि शरीर गर्म हो जाता है। अब तो यूएसए और इन सब जगह पर स्नोफीलिया और फीवर्स वगैरह के जो है मेडिसिन को डॉक्टर नहीं देते हैं कि नहीं ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होती हैं, बाहर के फॉरेन एलिमेंट्स आते हैं, उससे लड़ती हैं, तो उसी में हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जिसको हम फीवर कहते हैं। तो फीवर कई कारणों से होता है कि बाहर के कोई इन्फेक्शन आ गया है, उससे लड़ने में डब्ल्यूबीसी लग जाती है, तो उससे भी फीवर आ सकता है। कई कई बार जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उससे भी फीवर हो जाता है। कई बार बहुत ट्रॉमा कोई आ जाता है, उससे भी हमको फीवर हो सकता है। यानी हमारे इमोशनली और मेंटली डिप्रेशन से की प्रॉब्लम की वजह से भी साइड इफेक्ट में भी फीवर आ सकता है। तो फीवर के कई का रूट कॉज कई हो सकते हैं, लेकिन लक्षण एक ही है, शरीर का गर्म हो जाना। तो जनरली मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो क्या है कि एक पैरासीटामोल दे दिया कि वे फीवर नॉर्मल हो जाए। लेकिन फीवर तो आपने ठीक कर दिया, टेम्परेचर तो डाउन कर दिया, लेकिन जिस वजह से फीवर आया था, वो रूट कॉज जो था, वो थोड़ी आपने सिस्टम से निकाल दिया। तो जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो चिकित्सा पद्धति थी, उसमें सबसे पहले चिकित्सा के रूट कॉज को डायग्नोस करते थे। अभी तो कई प्रकार के ट्रीटमेंट थेरेपिस्ट है, जिसमें लोग लक्षणों के आधार पर देखते हैं, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से दवा दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राचीन काल से, जो वैदिक काल से जो चिकित्सा पद्धति थी, उसमें पहले किसी भी रोग का जो कारण क्या था, उस कारण की पहचान की जाती थी, और उस कारण को निकाल दिया था सिस्टम से। और जो है फिर वो व्यक्ति
उसका जो साइड इफेक्ट जो फिजिकल बॉडी में दिखता था वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता था। तो जब वो दिखना बंद हो जाता था तो उसी को स्वास्थ्य कहते थे, और वो पूर्ण स्वास्थ्य था। आपको मैं बताऊं, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि बीपी के नाम पर जो लोग दवा खाते हैं ना, उससे कभी भी बीपी ठीक नहीं होती है। क्या आप में से किसी को ये बात पता है? उससे कभी भी बीपी ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बीपी की दवा ही नहीं है। वो किस चीज की दवा है? वो खून पतला करने की दवा है, ब्लड थिनर है एक प्रकार का। तो वो एक प्रकार का मैनेजमेंट है, वो एक प्रकार का फर्स्ट एड है। उससे कभी भी आपका बीपी नहीं जाने वाला। और जो आप डायबिटीज के नाम पर दवा खाते हैं, आपको मैं यहाँ आश्चर्यजनक बात है, मैंने जब हीलिंग सीखा स्टार्टिंग में, और ये सब जो जो मैंने सुना तो मुझे आश्चर्यचकित था। जो डायबिटीज के नाम पर हम दवा खाते हैं वो एक्चुअली डायबिटीज की दवा ही नहीं है, उससे कभी भी आपकी डायबिटीज खत्म नहीं होगी। और उसका कारण ये है क्योंकि वो डायबिटीज की दवा ना हो करके वो ब्लड शुगर को डाउन करने की दवा है। वो एक प्रकार का मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट है वो फर्स्ट एड है। हमारे साथ जो है वैद्य जी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो किस स्टैंडर्ड से बोल रहा हूँ। तो वो भी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब तक आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग आपको दिखाई पड़ रहा है, या कोई प्रॉब्लम्स आपको फिजिकल बॉडी या इमोशनल बॉडी कहीं पर दिखाई पड़ रही है, उसका रूट कॉज जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा, वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कोई भी चीज परमानेंटली ठीक नहीं होगी। तो हीलिंग से जो हम करने वाले हैं, हीलिंग से हम परमानेंटली इलाज करने वाले हैं कि एक बार वो प्रॉब्लम निकल गई तो वो फिर दोबारा लौट के नहीं आएगी। तो वो प्रॉब्लम निकल कब जाएगी? निकलेगी तब जब उस प्रॉब्लम का रूट कॉज आपके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तभी जो है वो चीज ठीक होने वाली है, नहीं तो वो चीज ठीक होने वाली नहीं। तो हम लोग जो है इस जो हीलिंग कोर्स में किस तरह से हम रूट कॉज को निकालेंगे, इसके ऊपर भी काम करने वाले। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए है बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, हमें पता चल जाए हम कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं। तो दो प्रकार से प्रॉब्लम्स आती हैं, एक एक्सटर्नल कारणों से आ सकती है और एक इंटरनल कारणों से भी आ सकती है। जैसे हमारी जो एनर्जी बॉडी है, हम जो कुछ भी सोचते हैं वो किस फॉर्म में पहले कन्वर्ट होती है? एनर्जी फॉर्म में। हम आपने देखा होगा कि हम जब खुश होते हैं तो हमारा चेहरा थोड़ा खिला सा दिखता है, लेकिन हम जब अंदर से थोड़ा दुखी परेशान जैसे दिखते हैं तो हमारे चेहरे पर भी वो दिखता है। तो फिजिकल बॉडी का काम है अभिव्यक्त करना। लेकिन ये प्रोसेस चलती किसके अंदर है? जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर के ऊपर मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर में हम देख करके हम कीबोर्ड से अपनी टेक्निक्स को करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रोसेस चल कहाँ रही है? वो चल रही है सेंट्रल जो है प्रोग्रेशन यूनिट के अंदर चल रही है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस चल रही है। तो जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है, उसके अंदर जो कुछ चल रहा है वही मॉनिटर के ऊपर दिखाई पड़ता है। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो सीपीयू है वो हमारी एनर्जी बॉडी है। उसके अंदर जो कुछ भी प्रोसेस चलता है वही फिजिकल बॉडी में दिखाई पड़ता है। तो अब अगर आपको फिजिकल बॉडी को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही जाकर के ठीक करना पड़ेगा, सीपीयू के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। तो वो सीपीयू क्या है? हमारा ऑरा है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अभी मैं एक जस्ट एक इस हीलिंग का एक परिचय सिर्फ देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका आधार क्या है। तो हम इस टेक्निक्स में, इस कोर्स में किसी भी समस्या का, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इथरिक हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे जॉब का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, कोई भी प्रॉब्लम का रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, और उसको सिस्टम से कैसे बाहर निकालें, ठीक वो सीखेंगे। और उसमें फिर हम उस प्रॉपर जो हमारी एनर्जी कम है उसको हम फिर से पॉजिटिव एनर्जी से कैसे अपने को इनरिच करें, तो उसको हम लोग सीखेंगे। दूसरा, इसमें यदि आपने एक छोटा सा, आप में से हो सकता है कोई साइंस बैकग्राउंड का हो तो वो बात को समझेगा।
एक केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल का अगर हमें जल्दी जल्दी केमिकल से रिजल्ट निकालना हो, तो आपको पता है उसमें क्या चीज मिलाया जाता है? एनीबॉडी? एक कैटलिस्ट मिलाया जाता है। तो कैटलिस्ट से क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इस कोर्स में भी हम प्राणा को, जो लाइफ फोर्स है, एनर्जी नहीं है। लाइफ फोर्स और एनर्जी में अंतर है, क्या अंतर है, हम अगले कोर्सेज क्लासेस में समझने वाले हैं। तो वो जो है, जो लाइफ फोर्स है, उसके एज ए उसे हम एज ए कैटलिस्ट जैसा यूज करना सीखेंगे। जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस है हेल्थ का, वो फास्ट हो जाता है। तो जल्दी जल्दी वो हेल्थ ठीक हो जाती है। यानी आपने देखा होगा, कई लोग कुछ छू देते हैं, कई कुछ बोल देते हैं, तो व्यक्ति तुरंत स्वस्थ हो जाता है। वो क्या है? वो और कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी प्राण शक्ति ही किसी रूप में सामने वाले के सिस्टम में डाल दिया है, जिससे वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया और व्यक्ति हेल्दी हो गया। तो ये चमत्कार नहीं है, हमको चमत्कार जैसा दिखता है, मेरिकल जैसा दिखता है, लेकिन दिस इज द एनर्जी साइंस, ये प्राणिक साइंस है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो वेदों के का जो पहला मंडल है, उसमें पहले सूक्त में ही एक देवता का जिक्र आता है, वेद में, ऋग्वेद में। और उनका नाम है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो है, ये देवताओं के वैद्य कहलाते हैं, फिजिशियन ऑफ गॉड। तो चूंकि मेरी पीएचडी भी इसी पे चल रही है, तो कॉस्मिक हीलिंग के ऊपर, तो फिर मैंने इनके ऊपर और पढ़ना शुरू किया। क्योंकि वहां तो थीसिस बनाने के लिए, चैप्टराइजेशन के लिए, तो आपको उनका जिक्र करना जरूरी है। तो फिर अश्विनी कुमार के ऊपर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो 276 जो मंत्राज हैं वो अश्विनी कुमार के बारे में। अश्विनी कुमार कौन है? आपने अगर देखा होगा, तो अश्विनी कुमार दो देव जुड़वा के रूप में चलते हैं जब भी चलते हैं। तो उसमें मैंने जब अध्ययन करके देखा, तो अश्विनी कुमार का जो एक्चुअल मीनिंग है आज की भाषा में, क्योंकि आज तो हम आधुनिक युग में हैं, आज तो हम साइंटिफिक युग में चल रहे हैं। जब तक किसी चीज का तर्क तथ्य प्रमाण यदि नहीं होगा, तब तक कोई व्यक्ति मानने वाला नहीं है। तो आज का युग ही अलग है। तो उसमें जब हमने पढ़ा, तो उसमें एक आया कि एक जो अश्विनी कुमार है, उनका जो है नेचर है, उनका जो गुण है, वो इलेक्ट्रिक गुण है। और दूसरे अश्विनी कुमार हैं, उनका मैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जब गुण दोनों आपस में ज्वाइंटली वर्क करते हैं, तो उसका मेडिकली इफेक्ट होता है, उसका चिकित्सीय प्रभाव होता है, उसका थियोरिटिकल इफेक्ट होता है। तो प्राचीन काल से क्या, इस धरती की जो पहली जो चिकित्सा पद्धति है, वो किसने दिया था? अश्विनी कुमार ने दिया था सबसे पहले। और किस फॉर्म में वो ट्रीटमेंट करते थे? वो एनर्जी के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आपस में मिलती है, वेव्स जैसे होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसकी एनर्जी होती है। तो उन्होंने उसी एनर्जी से लोगों का उपचार करना शुरू किया। और कहते हैं उन्होंने एक च्यवन ऋषि थे, जो वृद्ध थे, उनको युवा कर दिया था। तो युवा आप कोई दवा खिला करके नहीं कर सकते किसी को, और खिला करके कर सकते होते तो आज तक लोग युवा बने घूम रहे होते। तो जो अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि को जो पुनः यौवन प्रदान किया था, वो एनर्जी थेरेपी के आधार पर किया था। इवन अगर आप अश्विनी कुमार के बारे में गूगल में पढ़ने जाएंगे, तो विकिपीडिया में भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या क्या काम किए थे एनर्जी थेरेपी से, वो भी उसमें जिक्र किया है। उन्होंने उससे जो है अंग में भी परिवर्तन कर दिया है, अंग में भी बदलाव कर दिया है, रीजनरेशन भी उन्होंने उसके द्वारा, एनर्जी बॉडी के द्वारा किया है। तो जब आप उसके और विस्तार में जाएंगे, तो आपको जो है समझ में आएगा। इसीलिए जो हीलिंग है, ये जो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति आई, उससे पहले जो हीलिंग पद्धति ही थी, पहले लोग मंत्र से ठीक करते थे। लोग सिर्फ इंटेंशन से बोल देते थे, व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो वो सबसे प्राचीन पद्धति थी हमारी। लेकिन वो अब अनसाइंटिफिक फॉर्म में कहीं कहीं इधर उधर दिखाई पड़ती है, तो लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो हीलिंग वो वही वैदिक जो एनर्जी थेरेपी है, उसी को कहते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में बात करने वाले हैं, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो फादर ऑफ हीलिंग अगर हैं कोई, तो वो कौन है?
मैं मॉडर्न फाउंडर हो सकता हूँ, लेकिन जो फादर ऑफ हीलिंग है वो है अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य। और उसके बाद जो दूसरी चिकित्सा पद्धति आई, वो जो दूसरी चिकित्सा पद्धति थी, वो हर्ब्स के फॉर्म में आई। आपने देखा होगा पेड़ पौधे प्लांट्स के अंदर भी जो है प्राण तत्व होता था, उसमें भी शक्ति होती थी, क्योंकि उनको भी हम जीवित मानते हैं, सजीव मानते हैं। तो जो सेकंड जो स्टेप आया था ट्रीटमेंट का, वो हर्ब्स के अंदर जो प्राण तत्व था उसके द्वारा ट्रीटमेंट करने का जो है प्रोसेस शुरू हुआ था। तो वो इसीलिए आयुर्वेदा का कि अब आप गूगल में भी जाकर देखें तो आयुर्वेदा में आयुर्वेदा के भी फादर कौन है? अश्विनी कुमार। तो फादर ऑफ हीलिंग इज अश्विनी कुमार, और फादर ऑफ आयुर्वेदा इज ऑल्सो अश्विनी कुमार। तो जितनी भी आयुर्वेदिक में पद्धतियां गई, बाद में फिर धन्वंतरी वैद्य आए और चरक ऋषि आए, सुश्रुत आए, इन लोगों ने उसको और इनरिच किया। लेकिन जो मूल कॉन्सेप्ट आया था, जो प्राचीन काल में जो आयुर्वेद से जो जो चिकित्सा शुरू हुई थी, वो हर्ब से शुरू हुई थी, वो जड़ी बूटियों से शुरू हुई थी, वो रस भस्म वगैरह से शुरू नहीं हुई थी, वो नेचुरल सोर्सेस से शुरू हुई थी। तो आज भी जो पुराने प्राचीन वैद्य और डॉक्टर हैं, उनका विश्वास जो है रस और भस्म से ज्यादा उन्हीं नेचुरल प्रोसेस पाउडर्स के ऊपर ही होता है, जो नेचुरल फॉर्म में होती हैं। यहाँ तक कि किस मुहूर्त में जाकर के वो औषधियों को लिया जाता था, उसका भी एक नियम था, क्योंकि उस समय उनमें प्राण तत्व तो ज्यादा मात्रा में होता था। तो उसी समय हम उनको क्लिक करते थे, तब उसका इफेक्ट होता था शरीर के स्वास्थ्य में। तो जो हम आपको जो इस डिटेल्स में जो डिटेल आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसका मेन पर्पज यही है कि सबसे पहले जो आप हीलिंग सीखने जा रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो है कि वो कहाँ से शुरुआत हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम लोग इसी चीज को, एक दो दिन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे कि हम जो सीखने जा रहे हैं, क्या उससे हम रूट कॉज निकाल सकते हैं बिना किसी को कुछ छुए, बिना किसी को कुछ खिलाए? क्या हम उनको स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें हम एज ए चैनल अपने को यूज करते हैं। ऐसा नहीं है हम सोर्स ऑफ एनर्जी बन करके नहीं यूज करते, हम एनर्जी के चैनल बन करके इसको करते हैं। तो जो हम लोग कल बात करने वाले हैं उसमें, अब यहाँ तक कि अभी जो बात हुई है उसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले आप क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। और उसके जवाब देने के बाद में फिर मैं थोड़ी सी बातें और करके, फिर आज इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में फिर इसके सिद्धांत क्या है, इन्वोकेशन का इसमें रोल क्या है, इसमें कितने प्रकार के सिद्धांत, नेचुरल सिद्धांत, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसमें जो कुछ भी हम आपको सिद्धांत बताने वाले हैं, लाज बताने वाले हैं, ये सब यूनिवर्सल जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये हम आपको वो सिद्धांत बताने वाले हैं जो सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? जो पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहने वाला, उसी को हम सनातन कहते हैं। तो वो नियम सभी पर एक समान लागू लागू होता है, भले हम उसको माने चाहे ना माने। तो उस सिद्धांत पर हम लोग कल चर्चा भी करने करने वाले हैं, इन्वोकेशन पर चर्चा करने वाले हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चंस है तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस, और मैं थोड़ा वेलकम करूंगा हमारे बीच में जो रामचंद्रिया सर हैं, और जो फाउंडेशन के जीएम हैं, और ये करीब 27-28 साल से आपका हीलिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है। और अब वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस फाउंडेशन के माध्यम से हीलिंग को एक नए स्वरूप में वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ क्लासेस हो सकता है आगे चल करके इनके बाद द्वारा भी आपको कुछ सुनने को मिलेगा, तो मैं इनको भी वेलकम करूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चंस है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं जरूर आप बात करें। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट, जब देखिए, क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो आप अपना एक जो हैंड वाला फिगर है वो आप कर देंगे, ताकि मुझे पता चल जाए, ताकि दो दो लोग एक साथ माइक ऑन ना करें, एक एक करके करेंगे। तो फिर मैं उनका नाम बोल दूंगा तो वो अपना ऑन कर लेंगे।
ठीक है। चलिए हिमालय जी, आप बताइए। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे। सर मेरा क्वेश्चन है कि रेकी, प्राणिक हीलिंग और कॉस्मिक हीलिंग, इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में? देखिए, रेकी इज ए एनर्जाइजिंग प्रोसेस ऑफ एनर्जी। उसमें वो सिंबल के द्वारा भेजते हैं एनर्जी को। और वो सिंबल जो है, जैसे हर यहाँ हम लोग चार लोग हैं, अगर उनको एक जैसे सिंबल भेजा जाएगा तो एक ही जैसे एनर्जी आएगी, लेकिन हम लोगों की स्थिति अलग अलग है। तो वहां पर सिंबल टेक्निक है, और वो भी अपने आप में एक हीलिंग टेक्निक ही है। और प्राणिक हीलिंग में हमारे हाथ में, रेकी में हमारे हाथ में सिंबल दे देने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्राणिक हीलिंग में हम उस जो है एनर्जी टेक्निक से उस रूट कॉज को सिस्टम से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। लेकिन हम प्राणिक हीलिंग में सिर्फ ऑरा और चक्रा तक ही सीमित रहते हैं। हम ऑरा के ऊपर काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, और चक्रा के ऊपर काम करते हैं। रूट कॉज को हम उसमें भी बाहर निकालते हैं। तो उसमें हर चीज हम ऑपरेटिव अपने हाथ से खुद करते हैं। रेकी में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, सिर्फ हम सिंबल देते हैं। प्राणिक हीलिंग में हम ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं, रूट कॉज को निकालते हैं। और कॉस्मिक हीलिंग में क्या है? कॉस्मिक हीलिंग में हम जो है हीलिंग का जो सोर्स है, हीलिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से हीलिंग शुरू हुई है, उनका जिक्र करते हैं। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, तत्व कैसे बने, एनर्जीज कैसे बनी, वो भी हमको समझना जरूरी है। क्योंकि एनर्जी कहाँ से आई, प्राण शक्ति और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, वो सब हम कॉस्मिक हीलिंग के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। दूसरी बात, जो बॉडी बनी है, ये पांच बॉडी हैं। तो ये पांच बॉडी जो बनी है, इसके जो है काम क्या है, एक एक बॉडी का नेचर क्या है, तो उस सारी बॉडी को एक साथ अलाइन करके कैसे काम कराना है। दूसरा, जो हमारा एनर्जी बॉडी बनती है वो कैसे बनती है, उसमें जो पंच प्राण और पंच उप प्राण की भूमिका क्या है, वो सब कॉस्मिक हीलिंग में है। तो कॉस्मिक हीलिंग को हम एक प्रकार से वैदिक और प्राचीन परंपराओं से आधुनिक जो साइंटिफिक प्रोसेस है, उसका हम जो है ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, अपग्रेडेशन फॉर्म है। ठीक है। यस, नेक्स्ट। जी अनु। हाँ, आप अनु पूछिए। सर, तो इसका मतलब है जितना भी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, तो सारे प्रॉब्लम्स चक्रास में ही होते हैं क्या? हाँ, एनर्जी बॉडी में होते हैं, एनर्जी बॉडी एंड चक्रास में होते हैं। तो जब मैंने अभी आपको कहा था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है बॉडी का, जिसमें जो प्रोसेसिंग चल रही है, अगर उसमें गलत प्रोसेसिंग चल रही है उसको ठीक कर देंगे तो हमारी फिजिकल बॉडी ठीक हो जाएगी। तो इसमें जो भी उपचार है ना, वो परमानेंट उपचार होता है। जी नेक्स्ट। जी सत्येंद्र जी, सत्यानंद जी। सर, ये सेशंस कब कब रहेंगे? मुझे इतना आइडिया नहीं है वैसे एक्चुअली जो आपका। अभी जो हम लोगों ने एक ये बनाया कि दिन में सभी लोग बिजी रहते हैं। यदि आप हमारे पास ऑफलाइन आ जाएंगे तो हम 2-3 दिन में पूरा करवा देते हैं। लेकिन आप जनरली लोग, आप देख रहे हैं, कोई यूएसए से जुड़ा है, कोई बेंगलोर से जुड़ा है, कोई दिल्ली से जुड़ा है, कोई बॉम्बे से जुड़ा है। सभी लोग अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। कोई पंजाब से जुड़ा है। तो क्या है कि हमने इसे ऑनलाइन प्रोसेस में इसलिए रखा है कि दिन का काम लोग अपना कर लें, और सुबह और शाम को एक एक घंटा दे देंगे। तो हम 10 दिन में या 8 दिन में इसको पूरा प्रोसेस कर लेंगे। सैटरडे संडे को भी लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो सैटरडे संडे में भी हम छुट्टी कर देंगे। सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 5 दिन रखेंगे, तो 10 घंटे ये हो जाएंगे। और उसके बाद में करीब हमें 15 से 16 घंटे में इसे पूरा करना होता है। तो हमें 2-3 दिन और लगेंगे। तो 7-8 दिन का आपका सेक्रीफाइस है। तो उसमें आपको करीब 8-10 दिन के अंदर ये पूरा हम कर ले जाएंगे। लेवल, फर्स्ट लेवल, इसमें आप जो है अपनी हीलिंग सीख लेंगे, सामने वाले की हीलिंग आप सीखना शुरू कर कर देंगे। कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठा है, यहीं से बैठे बैठे आप उनको हीलिंग कर देंगे। तो लेवल 1 में हम लोग इतना सीख लेंगे। और डिवाइन हीलिंग जो है, ईश्वरीय शक्ति से लोगों को कैसे ब्लेसिंग्स भेजना है, कैसे उनको इमरजेंसी में हेल्प करना है, कोई मुकदमे का है, कोई इंटरव्यू का है, कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया है, तो उन सब में आप कैसे करेंगे, ये सब हम लोग जो है लेवल 1 में सीखने वाले हैं। लेकिन ठीक है सर। टाइमिंग यही रखी है कि सुबह 8 से 9 और रात को 8 से 9।
7 से 8 कुछ लिखे हैं सर, 4। 7 से 8 है, मैं पता कर लूंगा। 7 से 8 होगी तो हम लोग 7 से 8 मिलेंगे। ठीक है। और एन अनदर क्वेश्चंस? तो आज हम लोग ने इनवोकेशन नहीं किया है, इसलिए हम लोग थैंक्स गिविंग का ज़्यादा वो नहीं करेंगे, सिर्फ क्योंकि थैंक्स गिविंग और इनवोकेशन के पीछे भी एनर्जी रूल्स काम करते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा कल करने वाले हैं। तो कल सुबह हम लोग ना मिल करके, कल हम लोग शाम को ही, कल कौन सा दिन है? आज तो शनिवार है, आई कल थिंक। कल संडे है। कल संडे सर है। कल संडे है, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी एक्चुअली। तो मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे। तो मंडे को शाम को ही मिलने वाले हैं या सुबह? मंडे को आप लोग 7 बजे यदि अवेलेबल हों तो मैं सुबह 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो 7 से 8 हो जाएगी और रात को 8 से 9 हो जाएगी। तो आपका दिन भर अपना जो कार्य है वो, उसमें भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, और आप एक नई विधा और नई विधि भी सीखने में सक्षम हो जाए। ठीक है। तो हम लोग मंडे को मिल रहे हैं, और ये जो अभी मैंने एक रिकॉर्डिंग है ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और इसको आप, अगर आपको लगता है कुछ उसमें जो है सुनना है, तो दोबारा भी इसको आप सुन सकते हैं। एक दूसरा हाँ जो हाँ। है, जी, और दूसरा जो है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और थैंक ओके। अगर कोई क्वेश्चंस है आपको, आज भी अभी आपको लग रहा है कि अब ఆయన్ని కొద్దిగా कोई మోటివేట్ चीजों చేస్తే को మళ్ళీ लेकर के మారిపోతారు మనిషి कि కొద్దిగా। जो है हमें क्वेश्चंस और भी पूछना है, तो आप ग्रुप में भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, तो అవును, सभी के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है। అది కాదు కొంచెం నెమ్మదిగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది। ఓకే। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर पूरा करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग जो है मंडे सर को। सॉरी सर। जी जी। सर रिकॉर्डिंग एवरीडे की मिलेगी? हाँ, हम एवरीडे की आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, ताकि मान ओके लीजिए थैंक। कभी कभी कोई इधर उधर रहता है तो आराम से हाँ, सुन ले। क्योंकि हम और फिर भी मॉर्निंग होती है प्रैक्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में क्वेश्चंस आप डालते रहिएगा, और उसके लिए अलग से हम आपको बताते भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आप दुनिया की सबसे प्राचीनतम और सबसे दुर्लभ विधि सीखने जा रहे हैं। जब आप इस कोर्स को पूरा करेंगे तो आपको ये आभास हो जाएगा कि आपके जीवन में कौन सी टेक्निक आ गई है, और आप अपने जीवन का हीलिंग सीखने के बाद मेरी लाइफ में टर्निंग हुआ था। मैंने एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी उसी दिन समझा था जिस दिन मैंने हीलिंग सीखा था। जब सूक्ष्म जगत के अंदर खेल क्या चल रहा है वो जब मैंने समझा सीखा था, तब उस दिन से मैंने अपने को आध्यात्मिक मानना शुरू किया। उससे पहले मैं आध्यात्मिक था, मैं बचपन से आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मैं सिर्फ बोल रहा था लेकिन था नहीं। जब मुझे सूक्ष्म जगत से परिचय हुआ तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली अध्यात्म क्या होता है। तो आप लोगों को निश्चित रूप से इसमें कुछ विशेष उपलब्धियां भी होंगी, और आपको कुछ नई जानकारी होंगी जो अभी तक की लाइफ में आपको नहीं हुई थी। शायद आज भी आपने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी जो शायद जीवन में पहली बार सुना होगा। तो ऐसा आपके साथ हर क्लास में होने वाला है। हर बार आपको लगेगा कि हमने कुछ नया और हमने सीखा है। तो ठीक है, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल।